प्रेम जी, क्या ये बीजेपी का कंफ्यूजन है या बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि जातिगत जनगणना कम से कम बिहार के संदर्भ में जहां एक राज्य में हुई है उसको इस तरह से मटिया दिया जाए, एक भेद पैदा करके अगड़ी और पिछड़ी जातियों का, हिंदू और मुसलमानों का बिहार में फायदा न उठा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव और जेडीयू के दूसरे नेता जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, क्या अच्छा। ये संभव हो पाएगा? नहीं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रेम उनकी प्रेम जी, दिक्कत। प्रेम जी, अच्छा, प्रेम प्रेम जी, जी जी। जी। मुकेश सर, निश्चित रूप से एक बात है कि उनकी चाहत, बीजेपी की चाहत यही है कि इस मुद्दे को कैसे नजरअंदाज किया जाए ताकि ये थोड़ा सा प्ले डाउन हो। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए यही इवॉल्व नहीं कर पा रहे। वो इस मुद्दे को जाकर पटना में छेड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं, तो उससे तो ये इशू और बड़ा हो रहा है। और उस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप चुनौती से भागते हुए नजर आएंगे। और ये बात सही है कि जातीय जनगणना के प्रश्न पर बिहार की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव दिया था, बीजेपी उसमें शामिल थी। इसके बाद ये भी सही है कि हलफनामा देकर के उन्होंने, बीजेपी ने कहा, सरकार, मोदी सरकार ने कहा कि भाई फिजिबल नहीं है। और ये भी सही है कि बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता ये कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना से समाज जातियों में बंटता है। और इसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने ये भाषण भी दिया था, जिसका तुरंत फॉलो बैक उनका उल्टा था। जिन्होंने कहा था कि गरीब और अमीर ही जाति है और कोई जाति ही नहीं है। उन्होंने काउंटर खड़ा करने की कोशिश की ताकि जातीय जनगणना का जवाब खोजा जा सके। वैसे भी बिहार में जो है वो जातीय सर्वे है, जातीय जनगणना तो राष्ट्रीय स्तर पर होगी और वो भारतीय जनता जो भी केंद्र में सरकार रहे, अभी बीजेपी की सरकार, तो उनको कराना है। तो इस मुद्दे को, चूंकि इस जातीय जनगणना का सीधा संबंध ओबीसी की राजनीति से है, इससे इसलिए बीजेपी इससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है, क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन गलती कहां से हुई है, बैकफायर कहां हो रहा है, वो देखिए कि बिहार में अगर आप जाकर के बोलते हैं कि यादव और मुस्लिम के खिलाफ, जो कि बीजेपी की एक पॉलिसी है हर स्टेट में, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंटी यादव पॉलिटिक्स, एंटी मुस्लिम पूरे देश में, या महाराष्ट्र में एंटी मराठा, या फिर एंटी जाट, इस तरह की उसकी एक खासियत है। तो उसने यादव और मुस्लिम को एक साथ जो दरकिनार किया है, बिहार में 32-33% आबादी को, मुस्लिम और यादव को, उन्होंने एमवाई को एक तरह से बहुत स्ट्रांग बना दिया है। ये जो है बहुत बड़ी बैकफायर करने वाला है। और इसी चीज को इंटेंसिफाई करने के लिए तेजस्वी यादव ने चैलेंज कर दिया उनको। एमवाई जोड़ने का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। यह मौका अमित शाह जी ने उनको उपलब्ध करा दिया। तो ये उनके बीच जो अंतर्द्वंद है या विपक्ष की राजनीति का काट चुके वो खोज नहीं पा रहे, इसके कारण जो उनकी एक सही से नीति नहीं बन पा रही है कि मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, पार्टी के स्टेट लीडरशिप कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग वॉइसेस जो आए हैं, ये सब मिला करके उनकी रणनीति को नाकाम बना रहे हैं। अब ओबीसी की सियासत, इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं जाति जनगणना से, तो ओबीसी की सियासत में आप देखिए कि अभी अमित शाह जी को तेलंगाना में कहना पड़ा कि वहां ओबीसी हम सीएम देंगे। और कब कहना पड़ा? तब जब राहुल गांधी ने कहा कि इनके पास तो एक ओबीसी है, वो भी मध्य प्रदेश में, बिना नाम लिए हुए कहा था, वो अभी आगे नहीं रहेंगे। तब इनको भरोसा देना पड़ रहा है कि हम ओबीसी सीएम देंगे। और इसके अलावा आप भूपेश बघेल को जिस तरीके से एक ऐप के जरिए चुनाव से ठीक पहले अनवेरिफाइड तरीके से ईडी उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, कम से कम फैक्ट्स तो वेरीफाइड नहीं है, ईडी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो एक ओबीसी सीएम को भी वो खड़ा कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो ओबीसी के खिलाफ भी होते नजर आ रहे हैं। आप एमवाई के खिलाफ हो गए, आप ओबीसी के खिलाफ हो गए, आप जातीय जनगणना पर अमित शाह जी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिसका जिक्र पूर्णिमा जी कर रही थी और राजेंद्र तिवारी सर भी कर रहे थे, कि वो अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम इस मसले पर विचार करेंगे और सामने आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, न नकारा न स्वीकारा। तो आप अभी तक विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, तो भाषण देने कौन बोला पटना जाकर के? ये तो नुकसान ही कर रहे हैं आप अपनी पार्टी का। ये ओवरऑल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।